दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के जीके के बारे में। ठीक है, और ये वीडियो पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण का चौथा वीडियो है। और अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखा है तो आपको हिंदी व्याकरण जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो जीके है ये झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम लोग 150 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो झारखंड पुलिस वालों के लिए स्पेशल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग, और शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में, ठीक है, पिछले तीनों वीडियो में लगभग आया है ये सवाल कि तत्सम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि वैसा शब्द जो संस्कृत जैसा लगता है या फिर जो संस्कृत से बना है उसको कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे घृत आपको संस्कृत जैसा लग रहा है, दुग्ध संस्कृत जैसा है। ठीक है, अतीन संस्कृत जैसा है। यहाँ पे एक देखिए, एक शब्द है आंसू, जो कि हिंदी का शब्द लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो पूछ रहा है, मतलब इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कौन सा शब्द जो है तद्भव है। ठीक है, तत्सम तो ये तीनों है, तो फिर ये कौन सा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है। ठीक है, 2 शब्द होता है, तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो जो शब्द हिंदी का है उसको तद्भव कहेंगे, और जो शब्द संस्कृत जैसा लगता है या फिर संस्कृत का है उसको तत्सम कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में तो कोई कन्फ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले के वीडियो में भी अच्छे तरीके से बता दिया है। चलिए आगे, अगला सवाल है कि देश में जन्मा शब्द कहलाता है। तो देश में जन्मा शब्द देशज कहलाता है। ठीक है, देशज यानी वैसा शब्द जो हमारे देश में ही बोलचाल की भाषा में उत्पन्न हो गया है। ठीक है, उसको देशज कहेंगे। और जो शब्द विदेशों से, यानी कि अंग्रेजी से जो है, ये और भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं। ठीक है, अंग्रेजी से, फारसी से, उर्दू से, ये सभी चीज़ों से जो ट्रांसलेट होकर हमारे बोलचाल में आई है उसको कहेंगे विदेशी भाषा। ठीक है, उसको विदेशी कहेंगे। और जो शब्द हमारे देश में ही जन्म ले लिया है, ठीक है, हमारे देश में ही बोलचाल की भाषा में उत्पन्न हो गया है, ठीक है, तो उसको देशज शब्द कहते हैं या फिर देसी शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी शब्द क्या है? अब यहाँ पे देखिए, पूछ रहा है कि गाड़ी शब्द क्या है, ये देसी है कि विदेशी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है एक देसी शब्द। ठीक है, गाड़ी हमारे देश में ही यह शब्द उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये देसी शब्द है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा शब्द देसी है, कौन सा शब्द विदेशी है। ठीक है, तत्सम और तद्भव में तो आप बता दीजिएगा कि जो संस्कृत है वो तत्सम हो जाएगा और जो हिंदी है वो तद्भव हो जाएगा। लेकिन इसमें बताना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, कि कौन सा शब्द देसी है और कौन सा शब्द विदेशी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? तो विदेशी भाषा से आए शब्दों को यहाँ पे कहा जाता है ये आगत। ठीक है, यानी आया है विदेशों से तो आगत। ठीक है, या फिर विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, आगत शब्द या विदेशी शब्द। चलिए, निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। यहाँ पे देखिए, इन चारों में से मुस्लिम शासन जब चल रहा था उस समय कौन सा शब्द आया है? तो सही उत्तर होगा हवालात। ठीक है, आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा उर्दू जैसा है? ठीक है, हवालात, तो ये शब्द मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया था।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण है। अब यहाँ पे देसी शब्द कौन सा है इनमें से? तो सही उत्तर हो जाएगा समय और मलेरिया। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आवाज। ठीक है, चलिए। अलमारी शब्द है। अब अलमारी शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पुर्तगाली शब्द है ये। ठीक है, अलमारी शब्द एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है इनमें से? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है यहाँ पे अंग्रेज। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज हो जाएगा। अंग्रेज एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए, केला का तत्सम शब्द क्या होगा? अब देखिए, केला को अगर हम संस्कृत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कदली। ठीक है, केला को लिखेंगे कदली और कदली एक तत्सम शब्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि हल्दी, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? ठीक है, हल्दी शब्द का तत्सम है तो क्या है? तो यहाँ पे देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ये हरदी, हरिद्रा। यहाँ पे हरिद्रा हो जाएगा। ठीक है, बी सही उत्तर होगा हरिद्रा। चलिए, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 5 प्रकार के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा चीनी। ठीक है, चीनी भाषा का शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पे वर्ण। ठीक है, वर्ण। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कितने वर्ण हो जाएंगे? तो यहाँ पे 46। ठीक है, 46 वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, अगर हम संयुक्त वर्णों को छोड़ दें तो हिंदी में मूल वर्ण कितने होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44। ठीक है, चलिए। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका स्वर। ठीक है, स्वर को स्वतंत्र रूप से हम लोग लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अब इनमें से अग्र स्वर कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा अ। ठीक है, चलिए। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो सही उत्तर होगा कि ये एक आयोगवाह है। ठीक है, ये एक आयोगवाह स्वर है। चलिए, याद रखिएगा, क ख ग घ जो होता है वो व्यंजन होता है और अ आ स्वर होता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। चलिए, जो हिंदी व्याकरण का अंतिम पंचमाक्षर होते हैं, जैसे यहाँ पे क ख ग घ के लास्ट में क्या होता है? क ख ग के लास्ट में अंग होता है। ठीक है, फिर च छ ज झ के लास्ट में इया होता है। फिर ट ठ ड ढ के लास्ट में जो है ये वाला न होता है। फिर
तथा तथा के लास्ट में ये वाला न होता है, ठीक है, और पफा बवा के ये म होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन सभी का जो है उच्चारण स्थान कहाँ पे है, तो अनुनासिक है, ठीक है, अनुनासिक, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, इस चारों में से एक स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा छ, ठीक है। चलिए, श श श, ठीक है, 3 स है, तालु स, मूर्धा स और दंत स, और ह व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है भाई, तो सही उत्तर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इन चारों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है तो कहाँ हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा पढ़ाई में। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ठीक है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ज्ञ वर्ण जो है, ज्ञ, वो किसके संयोग से बना है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम आसान सवाल है, आपको ये पता होगा। अगला है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है, अब इसमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ड़, ठीक है, ड़ और ढ़, ठीक है। और इसी का प्रयोग जो है पढ़ाई में किया जाता है, ड़ और ढ़, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन है, अब यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे य र ल व, ठीक है। चलिए, कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, यानी कंठ्य ध्वनियाँ या कंठ्य व्यंजन कौन सा है जिसको कंठ से बोला जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इसका क, ख, ग और घ, ठीक है, इसको कंठ से बोला जाता है। चलिए, निम्नलिखित में निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है, इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, ठीक है। यानी देखिए, इधर वाला शब्द एक है और यहाँ पे देखिए इधर वाला एक शब्द है, ठीक है, और इधर वाला उसका पर्यायवाची है। तो अब इसमें से आपको कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है, कि कौन सा जो है सही होगा इसमें से। तो देखिए, इसमें से जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राधा रमण और कौन, ये देखिए राधा रमण और कंस निकंदन, ठीक है, ये राधा रमण का जो है पर्यायवाची शब्द है, कंस निकंदन, ठीक है। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखना और घूरना, ठीक है। देखना और घूरना ये समानार्थी शब्द है, ठीक है। जैसे देखते हैं, किसी को कहते हैं कि क्या देख रहा है, अब कोई कहेगा उसी को कि क्या घूर रहा है, ठीक है। तो दोनों समानार्थी शब्द है, देखना और घूरना। चलिए, नौका शब्द का पर्याय बताइए। अब नौका शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा तरी, ठीक है। चलिए, घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है, अब घर के लिए इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रह, ठीक है। ग्रह का मतलब उपग्रह होता है, ऊपर वाला सैटेलाइट। चलिए, पवन का पर्यायवाची शब्द है, अब पवन का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो सही उत्तर होगा समीर, ठीक है। पवन को हवा कहते हैं, वायु कहते हैं, समीर कहते हैं, ठीक है। चलिए, खर का पर्यायवाची शब्द है, खर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गधा, ठीक है, सही उत्तर होगा गधा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल पर्यायवाची है। अब अनिल किसको कहते हैं भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पवन को। ठीक है, अनिल पवन का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसून शब्द का पर्यायवाची है। प्रसून शब्द, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पुष्प। ठीक है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची है पुष्प। पुष्प को फूल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए सरोज भी नहीं, कमल का होता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है, तो कौन सा होगा भाई? नियति का यहाँ पे सही उत्तर होगा यहाँ पे भाग्य। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि यार नियति में जो होना था वो हो गया, तो उसी तरह से कह देते हैं कि भाग्य में जो था वो हो गया। ठीक है, तो भाग्य और नियति दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, ये दोनों समानार्थी शब्द है। व्यवहार और मत दोनों के सही पर्याय क्या होंगे? तो व्यवहार और मत का पर्याय क्या हो जाएगा? ठीक है, पर्याय मतलब होता है पर्यायवाची। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, व्यवहार, आचार और विचार। देखिए, व्यवहार का पर्यायवाची होगा आचार और मत का हो जाएगा विचार। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का कनेक्शन बन गया यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, चलिए निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है। ठीक है, उसको अलग मतलब उसको टिक लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देव प्रिय। ठीक है, देव प्रिय, ये चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाजी और सिंह। ठीक है, वाजी और सिंह ये गलत है, यानी वाजी का पर्यायवाची सिंह नहीं होता है। और बाकी में देखिए, वासुमती धरती को कहते हैं। ठीक है, तो ये सही है। वाहिन वहिन आग को कहते हैं, ये भी सही है। मरीचि किरण को कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, चलिए सुधाकर शब्द का पर्यायवाची है। अब सुधाकर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अद्भुत शब्द का कौन सा यहाँ पे ऑप्शन समानार्थी नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा भयानक। ठीक है, भयानक। चलिए पापी शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पापी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे निर्दयी। ठीक है, चलिए फूल शब्द का समानार्थी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, फूल शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा मंजरी। ठीक है, चलिए मृषा किस शब्द का पर्याय है? तो सही उत्तर होगा इसका मिथ्या। ठीक है, मिथ्या का पर्याय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। अब यहाँ पे अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा कमल। ठीक है, चलिए अरण्य का पर्यायवाची है। अब यहाँ पे अरण्य का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा कानन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असुर का समानार्थी कौन सा होगा? ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है, आप लोग टीवी सीरियल फिल्मों में देखे होंगे। ठीक है, जैसे डायलॉग वगैरह भी होता है, वो एक असुर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका जो है जवाब आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। ये एकदम आसान सवाल है, आपको ये पता होगा। ठीक है, आपको ये पता है, आप इसका जो है जवाब कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद का पर्यायवाची शब्द है।
अब यहाँ पे आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है यहाँ पे प्रमाद। ठीक है, चलिए। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे पुरंदर। ठीक है, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। तो 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चपला का समानार्थी है चपला। ठीक है, तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दामिनी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीभ का पर्याय है, जीभ का पर्याय शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रसना। ठीक है, तो यहाँ पे जीभ का पर्यायवाची हो जाएगा रसना, और बाकी तो ऑप्शन से लग ही नहीं रहा है कोई कि सही होगा। ठीक है, एक ही है रसना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग किसका पर्यायवाची है? तरंग किसका पर्यायवाची है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उर्मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दास किसका पर्यायवाची है? तो दास किसका पर्यायवाची होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सेवक ना, सेवक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेवक। चलिए सही है, सेवक। आगे बढ़ते हैं। माहवार किसका पर्यायवाची है? तो माहवार किसका पर्यायवाची होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रति माह का। ठीक है, प्रति माह को हम लोग माहवार कहा जाता है। ठीक है, माहवार कहते हैं या प्रति महीने भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। सिवा शब्द का पर्यायवाची है। अब यहाँ पे सिवा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा अलावा। ठीक है, अलावा। ये सिवा है, दूसरा सिवा है। ठीक है ना, मतलब उसके सिवा। ठीक है, क्या बताऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलावा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। अब शांति शब्द का समानार्थी यहाँ पे कौन सा नहीं होगा भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आकाश। ठीक है, आकाश। बाकी मौन शांति का समानार्थी शब्द है। चुप्पी शांति का समानार्थी है। नीरवता शांति का समानार्थी है। बस एक ही है जो शांति का समानार्थी नहीं है, वह है आकाश। ठीक है, और आकाश तो आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं। चलिए, मृगेंद्र का पर्याय है। मृगेंद्र का पर्याय क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शार्दुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय है। अब यहाँ पे सरस्वती का पर्याय क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा गिरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पन्नग का समानार्थी शब्द है। तो पन्नग का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा उरग। ठीक है, उरग, याद रखिएगा। पन्नग का समानार्थी उरग। चलिए, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अब इन चारों में से अलग अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मृगेंद्र। ठीक है, मृगेंद्र ये अलग शब्द है बाकी तीनों से। ठीक है, चलिए। हिमांशु का पर्यायवाची है। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे कपीश्वर। ठीक है, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूरसरी। चलिए, कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कानन का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो सही उत्तर है यहाँ पे इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है कानन का पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द सही तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ये वाला, दूसरे नंबर वाला। ठीक है, दर्शनाभिलाषी, इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये सही है, बाकी तीनों गलत है। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे?
तो देखिए अतिशयोक्ति कैसे लिखाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी नंबर वाला, ठीक है। अतिशयोक्ति इस तरह से लिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द का शुद्ध रूप है, यहाँ पे शब्द का कौन सा शुद्ध रूप है, यानी शुद्ध तरीके से कौन सा शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सही उत्तर हो जाएगा ये वाला आगामी, ठीक है। आगामी लिखाता है, बाकी सब तो आगामी आगमी अगमी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये तीसरे नंबर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध रूप है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो सही उत्तर होगा पैतृक, ठीक है। पैतृक तीसरे नंबर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही रूप है, अब इनमें से कौन सा सही शब्द है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ये वाला ऐतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक इसी तरह से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पे प्रतिनिधि। चलिए हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अब यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छ, ये वाला जो छ है, ठीक है, इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या सही उत्तर होगा, यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा क, ठीक है। सही उत्तर होगा क। अब क कैसे होगा, ठीक है, क कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इस तरह से क और इसको, ठीक है, क और ये पेट फड़वा स को जोड़ते हैं तो ये वाला छ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्रम में पहला वर्ण कौन सा है, क है, ठीक है। चलिए शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये श्रमिक, ठीक है। तो श्रद्धा शब्द है वो श्रमिक शब्द के पहले आएगा शब्दकोश में, ठीक है। चलिए कैसे आएगा, कैसे आएगा पहले ये भी जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्र तो दोनों में है, ठीक है, स्र दोनों में है। अब बाद में क्या है, ध है, और यहाँ पे बाद में क्या है, म है ना, स्र के बाद म है, यहाँ पे ध है। तो अब देखिए पहले वाला तो दोनों सेम है स्र स्र, लेकिन बाद वाला देखिए कि कौन पहले आएगा, तो बाद वाला ध पहले आएगा म के बाद, ठीक है, म से पहले आएगा ध ये म से पहले आएगा। तो इसलिए जो श्रद्धा है, ठीक है, श्रद्धा वो इसके पहले आएगा, श्रमिक के पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा जो है वर्ड है, ठीक है, इन तीनों में से कौन सा शब्द है जो तीनों ना, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों, तो ये तीनों में से कौन सा शब्द है जो सबसे बाद में आएगा इन तीनों में से, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हरास, ठीक है। सही उत्तर होगा सी नंबर वाला, ये वाला, ठीक है, ये दोनों के बाद आएगा, ठीक है। मैंने बताया है कि कैसे बाद आएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो अब इन चारों में से सबसे पहले कौन सा आएगा शब्दकोश में, ठीक है, पहले, तो सही उत्तर हो जाएगा अंकुर, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा, अंकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, तो अघोष ध्वनि कौन सा युग्म है, तो सही उत्तर हो जाएगा प और फ,
ठीक है। प और फ ये अघोष ध्वनि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यहाँ पे पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, ठीक है, प्रतिनिधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। औदार्य की तरह व्यवहार शब्द से कौन सा शब्द ठीक है? औदार्य की तरह व्यवहार शब्द से कौन सा शब्द ठीक है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे व्यवहार्य, ठीक है, व्यवहार्य। मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ औदार्य, ठीक है, यहाँ पे है औदार्य, य के ऊपर र, ठीक है। तो इसी तरह व्यवहार को अगर हम बदलेंगे तो इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। अगर हम औदार्य की तरह अगर व्यवहार को लिखना चाहे तो कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यवहार्य, ठीक है, सिंपल। य के ऊपर र हो गया इसमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? मतलब कौन सी इनमें से ध्वनि है जो मूर्धा से बोली जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे च, छ, ज, झ, ठीक है, च, छ, ज, झ, ये मूर्धा से बोली जाती है। चलिए त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो त, थ हम लोग कहाँ से बोलते हैं? दंत्योष्ठ से, ठीक है। तो यहाँ पे दंत्योष्ठ नहीं, दंत होगा, ठीक है, दंत से बोलते हैं हम लोग। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे दंत्य, ठीक है। त, थ, द, ध और स इसका उच्चारण स्थान है दंत्य, ठीक है, दांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे कहलाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब उच्चारण करने में जिन व्यंजनों का बोलने में, ठीक है, ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, मतलब सांस का अवरोध करते हैं, तो कौन सा वह व्यंजन, मतलब कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ व्यंजन। जैसे बोलते हैं ओ, तो ओ क्या होता है? सांस का अवरुद्ध होता है, ठीक है। चलिए, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि नीचे की ओष्ठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ब, ठीक है, ब। ब जो बोलते हैं वो नीचे का ओठ और ऊपर का ओठ दोनों को सटा करके बोलते हैं ब, ठीक है। चलिए, वह व्यंजन का उच्चारण है। अब वह कौन सा व्यंजन है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दंत्योष्ठ, ठीक है, दंत्योष्ठ। मतलब जिसको बोलने में दांत और ओठ जो है सट जाता है, ठीक है, दांत और ओठ सटता है, उसको कहते हैं दंत्योष्ठ, ठीक है। और जिसको बोलने में जीभ और दांत सटता है उसको बोलते हैं दंत्य, ठीक है। और जिसको बोलने में केवल ओठ सटता है दोनों, ठीक है, दोनों ओठ सटता है, उसको कहते हैं ओष्ठ्य, ठीक है। और जिनको बोलने में कोई भी नहीं सटता है उसको बोलते हैं मूर्धन्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वत्स्य, ठीक है, वत्स्य, यहाँ पे है वत्स्य व्यंजन कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा न, ठीक है, न सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसका यहाँ पे पुनर्निर्माण में, ठीक है, पुनर्निर्माण में र का प्रयोग हुआ है स्वर रहित। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे आधा र है ना, ठीक है, यहाँ पे आधा र है। जैसे इसमें देखिए आधा र लगा हुआ है ऊपर,
तो अगर हम इसको करते हैं तो ऐसे नीर, ठीक है, निर्माण ही मान लीजिए, पुनः नहीं लिखते हैं, निर्माण, नीर प्लस मान। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं तो र के यहाँ र है, तो र के बाद इधर स्वर है कोई नहीं है, डायरेक्ट व्यंजन है म, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पे फिर है शत्रु, समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए शत्रु है। अब शत्रु क्यों नहीं सही होगा, तो शत्रु क्यों सही नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग शत्रु लिखते हैं तो ऐसे स, ठीक है, स इस तरह से हो गया, ठीक है, यहाँ पे हलंत नहीं होगा, स प्लस त प्लस र प्लस उ, ठीक है, इस तरह से होगा। तो र के बाद यहाँ पे स्वर आ गया, तो ये तो सही नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से और भी ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, ठीक है। आपको केवल बस पहचानने सीखना है, ठीक है, केवल पहचानने सीखना है कि कौन सा जो है सही होगा, कैसे सही होगा, ठीक है। तो निम्न में से एक अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये है क और ख, क और ग, ठीक है, क और ग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी बात गलत है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ब, ठीक है, ये वाला ब संघोष ओष्ठ महाप्राण है, ठीक है, ब संघोष ओष्ठ महाप्राण है, तो ये बात जो है गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। च अघोष तालव्य अल्प प्राण है, ख कंठ या महाप्राण अघोष है, ध संघोष महाप्राण दंत्य है, ठीक है, ये सभी सही है, बाकी ब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके उच्चारण में स्वरत्रियों में कंपन न हो वे कहलाते हैं, ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों, ठीक है, सॉरी, स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे क्या कहलाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अघोष ध्वनियाँ कहलाती है, ठीक है, अघोष। चलिए, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे युग्म ध्वनि, ठीक है, यहाँ पे होगा युग्म ध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, अब इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सा नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क, ठीक है। चलिए, अघोष वर्ण कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अ, ठीक है, अ सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबल में कौन सी ध्वनि है, तो सही उत्तर हो जाएगा संपृक्त ध्वनि, ठीक है, संपृक्त। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है सही तरीके से लिखा हुआ है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे बी नंबर वाला, ठीक है, आशीर्वाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसका 3, ठीक है। चलिए, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं, तो वह कहलाती हैं व्यंजन, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर लगा हुआ रहता है, ठीक है, स्वर के बिना हम व्यंजन का उच्चारण ही नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोल ही नहीं सकते हैं। चलिए, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे साक्षी, ठीक है। चलिए, शक्कर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो शक्कर का, ठीक है, ये आसान सवाल है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। शक्कर, शक्कर यानी चीनी, ठीक है, तो चीनी का तत्सम रूप क्या होगा, मतलब चीनी को हम लोग संस्कृत में
क्या लिखेंगे? तो इस चलिए मैं बता ही देता हूँ, आपको ज़्यादा जवाब बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सरकरा। ठीक है, सरकरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रज्जु शब्द का तद्भव रूप है। अब रज्जु को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा रस्सी। ठीक है, चलिए। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यौगिक। ठीक है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो यहाँ पे यौगिक शब्द कौन सा होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय। आप देखिए, विद्या दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो शब्दों से। कौन कौन? तो विद्या प्लस आलय। ठीक है, ये दो शब्द से मिलकर के बना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द। ठीक है, यानी दो शब्दों के योग से बना है, इसलिए ये होगा यौगिक शब्द। बाकी पुस्तक एक ही शब्द है, योगी एक ही शब्द है, लेखक योगी शब्द एक ही शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से जो शब्द दो शब्दों से, ठीक है, या एक से अधिक शब्दों से मिल करके बना होता है, ठीक है, उसको कहते हैं यौगिक शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यौगिक। ठीक है, मतलब अभी मैंने जस्ट वहाँ पे जो संधि विच्छेद किया था विद्या प्लस आलय, तो दोनों का कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, दो जब हम अलग किए दोनों को, विद्या और प्लस आलय, तो दोनों का अर्थ है। विद्या मतलब होता है शिक्षा, आलय का मतलब होता है घर। ठीक है, तो अगर आप खंडित करते हैं, उसको अलग अलग शब्द को करते हैं, तो दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। चलिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? अब आ गया है अलंकार। ठीक है, तो कौन सा अलंकार है इसमें? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन सा होगा भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। चलिए, अलंकार के बारे में मैं आपको जीके वो व्याकरण की क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए। चरण कमल बंदो हरियाई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवय पड़त में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए। सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसका यहाँ पे श्लेष अलंकार। ठीक है, तो अलंकार कैसे पहचानना है ये मैं आपको अलंकार वाले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, और अगर आप अलंकार का क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर अलंकार का क्लास करवा दीजिए। अगर नहीं चाहिए तो मैं क्यों करवाऊँगा। ठीक है, जब आप लोग देखेंगे नहीं तो चलिए। विहग विहग फिर चहक उठे ये गुंज पुंज, क्या कह रहा है कि विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विप्सा। ठीक है, विप्सा अलंकार है। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रतीप अलंकार। चलिए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग में मिलने गगन में जा रही।
में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए। काली घटा की घमंड घटा, ठीक है, पूछ रहा है कि काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यमक अलंकार। ठीक है, चलिए। जाके रस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे किस अलंकार का उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा यहाँ पे व्यक्तिरेक अलंकार। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं पलाश के पुहुप ये, नहीं पलाश के पुहुप ये हैं ये जरत अंगार, ठीक है, में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा यहाँ पे अपहनुति अलंकार। ठीक है, चलिए। विरह है अथवा यह वरदान निम्नलिखित अलंकारों में किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण होगा भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संदेह। ठीक है, चलिए। सुर महिषुर हरिजन असगाई हमरे कुल इन पर न सुराई में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दीपक अलंकार। ठीक है। छंद का अर्थ क्या होता है? तो छंद का अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आच्छदन। ठीक है, आच्छदन। जिस रचना में मात्रा एवं वर्गों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है छंद। ठीक है, चलिए। छंद के प्रकार हैं। अब छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 3 प्रकार के। चलिए। मात्रिक छंद में गणना की जाती है। मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है? तो सही उत्तर होगा मात्रा की। ठीक है, एज नाम से ही पता चल रहा है मात्रिक छंद, तो मात्रा की गणना की जाती है। दोहा छंद कौन सा वृत्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा यहाँ पे अर्ध समवृत्त। ठीक है, अर्ध समवृत्त। चलिए। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 16। ठीक है, सही उत्तर होगा 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोरठा छंद दोहा छंद का पता होता है। सॉरी, ये पूछ रहा है कि सोरठा छंद दोहा छंद का होता है, तो क्या होता है भाई? ठीक है, सोरठा छंद दोहा छंद का क्या होता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे कि उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडलिया छंद में पंक्तियाँ होती है। कुंडलिया छंद में पंक्तियाँ कितनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है। रौला छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कितनी होती है? तो 11 और 13 होती है। ठीक है, 11 से 13 होती है। चलिए। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हरि गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, कितनी मात्राएं होती है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 28। ठीक है, चलिए। जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सवैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कवित। ठीक है, कवित छंद का उपभेद है मनहरण छंद। बरवै छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती है बरवै छंद के प्रत्येक चरण में?
तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 19। ठीक है, 19 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होते हैं? तो द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 12। ठीक है। कौन सा भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? तो सही उत्तर हो गया यहाँ पे अस्थाई भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 11। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ये 33। ठीक है। चलिए, मन के विकार को क्या कहते हैं? ठीक है, मन के विकार को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ये भाव कहा जाता है। ठीक है, भाव। मन में जो विकार उत्पन्न होता है उसको भाव कहते हैं। इसमें संचारी भाव कौन सा है? इन चारों में से संचारी भाव कौन सा होगा? तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, संत्रास, जड़ता, गर्व। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए, किस रस को रसराज कहा गया है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे श्रृंगार रस को। ठीक है। किस रस में घृणा की अनुभूति होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विभत्स। ठीक है, विभत्स रस में। बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस के अंतर्गत आएगा? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे भयानक। ठीक है, भयानक रस के अंतर्गत आएगा। सैन्य दल। ठीक है, सैन्य दल के वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वीर। ठीक है, वीर रस। चलिए, किसी प्रियजन की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है? तो सही उत्तर हो जाएगा करुण रस। ठीक है, करुण रस रहता है। निम्नलिखित में से श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है कौन सा है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे रति। ठीक है। निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शांत रस का। ठीक है। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा यहाँ पे रौद्र। ठीक है, रौद्र रस का। साहित्य के प्रथम आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, भरत मुनि के अनुसार। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। ईश्वर विषयक प्रेम किस रस का अस्थाई भाव है? तो सही उत्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भक्ति। ठीक है, यानी ईश्वर से जो हम प्रेम करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा विस्मय। ठीक है, सही उत्तर होगा विस्मय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रस से पाठक उत्साहित होता है? किस रस से पाठक उत्साहित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा यहाँ पे वीर। ठीक है, वीर रस से पाठक उत्साहित हो जाता है। रस की व्युत्पत्ति कितने प्रकार से दी गई है? ठीक है, रस की उत्पत्ति कितने प्रकार से दी गई है? तो सही उत्तर होगा 2। ठीक है, 2 प्रकार से दी गई है। चलिए,
बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी कवि जो हैं वो किस रस के कवि हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस के कवि हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 33। ठीक है, चलिए। शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इनमें से शीघ्र संपादित करने के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एक्सपेडिट। ठीक है, चलिए। मतलब शीघ्र संपादित का उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, उसका इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको। ठीक है, शीघ्र संपादित को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं। तो 150 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर लीजिए। तो मैंने 150 प्लस का बताया था कि 150 प्लस क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, तो मैं आपके लिए 10 प्रश्न और मैंने रखा है। ठीक है, तो 10 प्रश्न और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे 151वां प्रश्न है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भरत मुनि। ठीक है, चलिए। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, आचार्य जो भरत मुनि है वो रस को कितने भागों में बांटते हैं? ठीक है, कितने प्रकार में बांटते हैं? तो सही उत्तर होगा 8। ठीक है, चलिए। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 6। अगला सवाल, संचारी भावों की संख्या है। अब संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सात्विक अनुभाव कितने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 8 हैं। ठीक है, 8 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्साह। चलिए, किस रस को रसराज कहा जाता है? ठीक है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये सवाल मैंने आपको बताया है। ठीक है, पहले आया था एक बार, इसी वीडियो में पहले एक बार आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि किस रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, मैंने ये बताया है आपको। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और नहीं पता है तो भी गलत ही सही लेकिन कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर होगा रति। ठीक है, चलिए। विस्मय कौन सा भाव है? तो विस्मय कौन सा भाव होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अस्थाई भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा यहाँ पे श्रृंगार रस। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। चलिए उत्तर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मतलब 160 प्रश्न ख़त्म हो चुका है और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इस तरह से पार्ट 5 में। ठीक है, और पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।